आइए दोस्तों, आज बात करते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट की। और ये रूलिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। और ख़ास बात इसमें यह है कि अगर एक्स पार्टी अवार्ड पास किया जाता है आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत, तो उस एक्स पार्टी अवार्ड को रेस्टोर करने की पावर्स ट्रिब्यूनल में होती हैं। यह बात इस रूलिंग में कही गई है और काफ़ी अच्छी और दिलचस्प ये रूलिंग है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, नीचे इसका डिटेल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर देख लें और पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है। दरअसल आर्बिट्रेशन एक्ट जो हमारा नया वाला है 1996 वाला, उसमें 2 सेक्शंस हैं जिसमें कि प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट की जाती हैं। एक तो है सेक्शन 32 और एक है सेक्शन 25। डिफरेंस ये है कि सेक्शन 32 में जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो ख़त्म तब की जाती हैं जब अवार्ड पास करना किसी भी वजह से और इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनफॉर्चुनेटली किसी आर्बिट्रेटर की डेथ हो गई हो, या अनफॉर्चुनेटली किसी एक आर्बिट्रेटर ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया हो। तो ऐसी परिस्थिति तब होती है जबकि ये पाते हैं जो आर्बिट्रेटर महोदय हैं, जो ट्रिब्यूनल है, कि भाई इस मामले में और आर्बिट्रेशन अवार्ड देना पॉसिबल नहीं है और लिहाजा वो टर्मिनेट कर दी जाती हैं। लेकिन दूसरा प्रोविज़न है सेक्शन 25 का आर्बिट्रेशन एक्ट का, और उसमें जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी कर ली जाती हैं और आर्बिट्रेटर को पावर है कि अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो भी वो उसमें अवार्ड पास कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्लेंटिफ है, जो पिटिशनर है, जो क्लेमेंट है, अगर वो क्लेम पिटिशन फाइल नहीं करता है तो आर्बिट्रेटर महोदय को पावर्स हैं कि भाई वो उसको क्लेम को रिजेक्ट कर दें, ये कहते हुए कि साहब इन स्पाइट ऑफ इंफॉर्मेशन claimant is not turning up and he is not filing the claim petition, this is the reason arbitration proceedings are terminated and those are dismissed. या क्लेमेंट आ गया और उसके बाद जो अपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट है वो या रेस्पोंडेंट है, वो आकर के रिटन स्टेटमेंट दाखिल नहीं करते हैं, तो आर्बिट्रेटर महोदय को, ट्रिब्यूनल को ये पावर्स हैं कि वो उस मैटर में जो क्लेमेंट है, जो प्लेंटिफ है, जो पिटिशनर है, उसकी एविडेंस लेकर के और मेरिट पर अवार्ड पास कर दें, भले ही एक्स पार्टी होगा। तो इन 2 परिस्थितियों में ये बात आती है कि सेक्शन 25 में ऑर्डर पास किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक्स पार्टी अवार्ड पास कर दिया गया है इन प्रेजेंस आइदर ऑफ द पिटिशनर और इन एब्सेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट डिफेंडेंट, तो जो ट्रिब्यूनल है उसको पावर्स हैं कि वो इस एक्स पार्टी अवार्ड को सेटिसाइड कर दें और उससे रेस्टोर करके उसमें एविडेंस लें दोबारा से और उसको मेरिट पर एफ्रेश तय कर दें। रीज़निंग ये दी है कि जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने ये बात सही है कि सीपीसी की कोई प्रोविज़न लागू नहीं होते, एविडेंस एक्ट के कोई प्रोविज़न लागू नहीं होते, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ सीपीसी हैं वो लागू होंगे। यानी प्रोसीजर के बारे में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के साथ साथ जो सीपीसी में प्रोविज़न दिए हैं, तो अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम उनसे गाइड हो सकते हैं। तो लिहाजा इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में जो आर्बिट्रेटर हैं वो ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत एप्लीकेशन ले करके या ऑर्डर 9 रूल 9 में एक एप्लीकेशन को ट्रीट करते हुए एक्स पार्टी अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे रीज़न यही है कि भाई ये मल्टी फेज ऑफ डिस्प्यूट ना रहे, प्रोसीजरल बॉटलनेक इसको दूर किया जाए। और अगर मान लीजिए कोई प्लेंटिफ है, वो आकर के एक रीजनेबल कॉज बताता है टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर कि देखिए साहब इन वजूहात से मैं नहीं आ सका और इन वजूहात से मैं अपना क्लेम पिटीशन फाइल नहीं कर सका, तो आर्बिट्रेटर को, ट्रिब्यूनल को ये पावर्स हैं कि वो जो ऑर्डर पास हुआ है एक्स पार्टी डिसमिसल का, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के डिसमिसल का, उसको रेस्टोर कर दें और एप्लीकेंट को ये मौका दे दें कि भाई ठीक है, आप अपना क्लेम पिटीशन दाखिल कीजिए और उसके बाद में वो दूसरी पार्टी से रिटन स्टेटमेंट समन कर लें। इसी तरीके से अगर जो अपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट है, रेस्पोंडेंट है, अगर वो नहीं अपीयर होता है और उसकी एब्सेंस में एक्स पार्टी अवार्ड पास कर दिया जाता है, तो वो भी आकर के ट्रिब्यूनल के सामने एक एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि साहब इन परिस्थितियों में मैं नहीं आ पाया और इन परिस्थितियों में मैंने आकर के आपके सामने रिटन स्टेटमेंट में दाखिल नहीं कर सका, तो लिहाजा इस एक्स पार्टी ऑर्डर को रेस्टोर कर लिया जाए
और रेस्टोरेशन के बाद मुझे मौका देने के बाद एविडेंस का सुनवाई का तब ये तय कर दिया जाए। तो आर्बिट्रेटर महोदय को, ट्रिब्यूनल को, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को ये पावर्स हैं कि एक्स पार्टी हियरिंग करके अगर मान लीजिए उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई अवार्ड पास किया है, तो उसको रिकॉल कर लें। तो हालांकि एक प्रोविज़न ये भी है कि भाई अगर एक्स पार्टी अवार्ड है तो उसके अगेंस्ट डायरेक्टली आप सेक्शन 34 का ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने यही सोच करके कि भाई ये एक मल्टीफेरियंस ऑफ द सूट बढ़ाता है, परेशानियां बढ़ाता है। एक्स पार्टी हियरिंग है तो अल्टीमेटली कई बार होता है कि रेस्टर तो होना ही है, और पार्टीज़ को पूरी एविडेंस का मौका दिया जाए, तब ये तय कर दिया जाए कि भाई मेरिट पे क्या ऑर्डर होगा। तो जहाँ पर पार्टीज़ ग्रॉस नेग्लिजेंस की दोषी नहीं है, जहाँ पर डेलिबरेटली उन्होंने ये नहीं किया है कि साहब ज़बरदस्ती वो जानबूझ करके अपीयर नहीं हो रहे हैं और अवार्ड पास होने दिया, उन सर्कमस्टांस को छोड़ दीजिए। अदरवाइज जहाँ बोनाफाइड मिस्टेक है वहाँ आर्बिट्रेटर महोदय को ये राइट है, ये जुरिस्डिक्शन है कि वो एक्स पार्टी अवार्ड को सेटिस्फाई कर दें। चूँकि ये बड़ी दिलचस्प रूलिंग है और ज़रा लीक से हटके इसमें बात कही गई है, तो लिहाजा मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूँ। चूँकि मैं जनरली उन्हीं रूलिंग्स को पसंद करता हूँ इस टॉक में शामिल करना, जो कि थोड़ा सा लीक सेट के होती हैं। तो एक ऑर्डिनरी प्रोसेस में ऑर्डिनरी हम ये जानते ही हैं कि भाई एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, सेक्शन 34 में चले जाइए। लेकिन ये ज़रा सा नई बात कही है अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए मैं इस रूलिंग को आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रूलिंग का डिटेल दिया है, और मेरी राय ये है कि आप ज़रूर इसको पढ़ें, और चूँकि बात मुझे अच्छी लगी इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और जैसा बार बार कहा जाता है, ये जो पर्पज़ है इस वीडियो का वो केवल एकेडमिक है और यूजुअल डिस्क्लेमर अप्लाई करता है। चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर किसी अच्छी दिलचस्प रूलिंग पर फिर से आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।